बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखन के लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डेवी ने कहा था, जिसमें 3 ध्रुव होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन इस लाइव क्लास में 2 ध्रुव उपस्थित हैं, शिक्षक और पाठ्यक्रम। जो अति महत्वपूर्ण ध्रुव है शिक्षार्थी, वह अनुपस्थित है। फिर भी शिक्षण प्रक्रिया वैसे तो पूर्ण नहीं होती है, लेकिन इस कोविड-19 नामक बीमारी के कारण इस विषम परिस्थिति में हम ऑनलाइन माध्यम से तृतीय जो महत्वपूर्ण ध्रुव शिक्षार्थी है, उसकी अनुपस्थिति में भी हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को के लिए जो है, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथ को बराबर धोते रहें। इसके साथ हम अपने लाइव क्लास के माध्यम से विषय वस्तु पर आते हैं। हमारा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके प्रकरण है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वैसे भारत में कोई अधिनियम बनता है तो उसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाता है और उसी की डेट से वह नियम पूर्ण रूप से लागू माना जाता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमारे यहाँ कब लागू हुआ? 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 27 इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया। इसका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। वे निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है प्रस्तावना का स्वरूप। पहला है प्रस्तावना का स्वरूप और दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और तीसरा है उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकार एवं अभिभावकों के कर्तव्य। उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकरण एवं अभिभावकों
के कर्तव्य। और चौथा है स्कूल और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। स्कूल एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं पूरा किया जाना। इसी तरह छठवां है अध्याय अनुसूची में स्कूल हेतु मानक एवं मानदंड। छठवां है अध्याय और सातवां है स्कूल सूची में मानक एवं मानदंड। मानक एवं मानदंड। तो इस प्रकार हम इन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हम प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अधिकार क्या है, उपयुक्त सरकार स्थानीय अधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्य क्या है, स्कूल एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं पूरा किया जाना, फिर अध्याय एवं स्कूल सूची में मानक एवं मानदंड का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के स्वरूप में पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के क्या अर्थ हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसलिए तो पहले एक एक करके एक एक पॉइंट का अध्ययन हम इस अधिनियम के द्वारा करेंगे। तो पहले प्रस्तावना के स्वरूप के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि यह अधिनियम, पहला क्या है कि यह अधिनियम बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के रूप
कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। और तीसरा है, यह केंद्र सरकार के शासकीय राजपत्र में नोटिफाई होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ एक एक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम प्रस्तावना में उपयुक्त सरकार के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। पहला है उपयुक्त सरकार का अर्थ। उपयुक्त सरकार का अर्थ जहां विधानसभा नहीं है वहां के विद्यालयों का संचालन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसे उपयुक्त सरकार कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा जहां पर विधानसभा नहीं होती है वहां पर भी ऐसी संघीय क्षेत्र की सरकारों को उपयुक्त सरकार कहते हैं, जिसके देखरेख में ये विद्यालय चलाए जाते हैं, तो इसको उपयुक्त सरकार कहा जाता है। दूसरा अर्थ है कि कैपिटेशन शुल्क क्या है। कैपिटेशन शुल्क क्या है? नंबर 2, कैपिटेशन शुल्क क्या है? कैपिटेशन शुल्क का अर्थ होता है कि ऐसा दान या अनुदान जो स्कूल की फीस के अलावा हमें प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटेशन शुल्क कहा जाता है। तो अगला है बच्चा का अर्थ। अब इसमें यह राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम बालकों के लिए है, तो इसमें बच्चा की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चा का अर्थ इसमें इस प्रस्तावना में क्या लिया गया है? तीसरा है बच्चा का अर्थ। इस श्रेणी में कि बच्चा हम किसको कहेंगे, किसके लिए यह अधिकार अधिनियम बनाया गया है, तो इस बच्चे का अर्थ होता है, हम उसको बच्चे कहेंगे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच हो, उसको हम बच्चा कहेंगे, वो चाहे बालक हो अथवा बालिका। इसी प्रस्तावना में एक शब्द आया है वंचित वर्ग के बच्चों से तात्पर्य। वंचित वर्ग के बच्चों से तात्पर्य वंचित वर्ग के बच्चों से तात्पर्य कि हम वंचित वर्ग किसे कहा जाता है, इसका अध्ययन इस प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। वंचित किसे कहा गया है? तो वंचित के अंतर्गत वे अभिभावक आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जिनका चुनाव, जिनको चिन्हित किया गया है किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, उसको क्या कहा गया है? वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, उसको वंचित वर्ग कहा गया है। एक शब्द और आता है कि कमजोर वर्ग।
इसमें इस प्रस्तावना में कमजोर वर्ग का क्या तात्पर्य है। पांचवा है कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग किसे कहा गया है? जिसके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय जो निर्धारित की गई है न्यूनतम उससे कम होती है, उसको क्या कहा गया है कि कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ। प्रारंभिक शिक्षा किसे कहा जाता है? अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ। इस प्रस्तावना में प्रारंभिक शिक्षा के अर्थ को निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा किसे कहा जाता है? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है। इसके अलावा अब एक शब्द और आता है तो बच्चों से संबंधित अभिभावक से तात्पर्य। अगला है बच्चों से संबंधित अभिभावक बच्चों से संबंधित अभिभावक से तात्पर्य। इस प्रस्तावना के स्वरूप में कि बच्चों से संबंधित अभिभावक किसे कहा जाता है, अभिभावक कौन है, इसका क्या तात्पर्य होता है। इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण का दायित्व होता है उसको क्या कहा जाता है, अभिभावक कहा जाता है। वह अभिभावक माता पिता हो सकता है तथा कोई उसका सगा संबंधी हो सकता है या कानून द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है, बच्चों का अभिभावक। अगला शब्द जो इसमें निर्धारित किया गया है स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ। स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ। स्थानीय प्राधिकारी किसे कहा जाता है? स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जिसे किसी अधिनियम के तहत अपने नगरपालिका, टाउन एरिया या कारपोरेट अधिनियम के तहत जैसे जिला परिषद है, नगर पंचायत है, नगर क्षेत्र है, उनको अधिकृत किया जाता है उस क्षेत्र के विद्यालय को संचालित करने के लिए। इसीलिए उसको स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है। इसके बाद अगला बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का अर्थ।
बाल संरक्षण अधिकरण का अर्थ। बाल संरक्षण अधिकरण के अंतर्गत धारा 3 और बाल संरक्षण अधिकरण 2005 के तहत इस अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, उसको बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। अधिसूचना का अर्थ अगला है। अधिसूचना का अर्थ अधिसूचना का अर्थ ऐसी सूचना जिसको आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई हो उसको अधिसूचना कहा गया है इस प्रस्तावना के अंतर्गत। अब अगला पॉइंट है पेरेंट या अभिभावक का अर्थ। पेरेंट या अभिभावक का अर्थ। पेरेंट या अभिभावक इस शब्द का इस प्रस्तावना में क्या अर्थ है? पेरेंट या अभिभावक उसका नैसर्गिक रूप से माता पिता हो सकता है अथवा सौतेला या दत्तक पुत्र जिसको प्रदान किया गया है वह भी अभिभावक हो सकता है, जिसको आधिकारिक रूप से अधिकार प्रदान किया गया है वह भी पेरेंट हो सकता है। अब अगला शब्द जो है वो है अनुसूची। अनुसूची का अर्थ। अनुसूची का अर्थ। इस प्रस्तावना में एक शब्द अनुसूची आई है, तो अनुसूची किसे कहा जाता है? जो कानून की सूची बनाई गई है उसमें एक अतिरिक्त सूची को ऐड करना ही अनुसूची कहा गया है। अगला शब्द इसमें आया है स्कूल से आशय। स्कूल क्या किसको कहा जाता है? स्कूल से आशय। स्कूल की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? ऐसे मान्य स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें स्कूल कहा जाता है। ये सरकारी स्वामित्व वाले हो सकते हैं या निजी स्वामित्व वाले हो सकते हैं, तो इनको स्कूल की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला शब्द इस